मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है विभिन्न लग्नों में उत्पन्न जातकों की विशेषताएं तथा भावेशों की शुभाशुभता। प्रिय मित्रों, ग्रह तो शुभ, पापी या क्रूर होते ही हैं, परंतु भाव भी शुभ या अशुभ होते हैं। फलित के संबंध में शुभ भाव का स्वामी शुभ तथा अशुभ भाव का स्वामी अशुभ होता है। ऐसे अशुभ भावेश की स्थिति व दृष्टि दोनों ही अशुभ होती हैं। यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि भाव में स्थित ग्रह की अपेक्षा भावेश अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि भावेश तो मकान मालिक है, जबकि उस भाव में स्थित ग्रह किराएदार। जो पाठक यह जानना चाहते हैं कि उनकी कुंडली में विभिन्न भावों के स्वामी कौन कौन से ग्रह हैं तथा वे भावेश उनके जीवन में शुभ फलदायक यानी कि कारक रहेंगे या अशुभ फलदायक यानी कि अकारक रहेंगे, उन्हें अपनी लग्न वाली कुंडली से, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये मिथुन लग्न की कुंडली है। आज इस लग्न वाली कुंडली से यह ज्ञात हो जाएगा कि उनके जीवन में विभिन्न पहलुओं, जैसे शरीर, लग्न का ये है प्रथम भाव शरीर का है, दूसरा धन का है, तीसरा भाई का, बहनों का, पराक्रम का, और चौथा भाव हमारा सुख का है, पांचवा भाव संतान विद्या बुद्धि का है, छठा भाव हमारा रोग का है, सातवां हमारा पत्नी का है, आठवां आयु का भाव है, और नवां भाव हमारा भाग्य का है, 10वां भाव हमारा कर्म का है, 11वां भाव आय का है और 12वां भाव व्यय का है। तो इस तरह से इन भावों में आने वाले भावेश किस प्रकार के रहेंगे, कारक होंगे या अकारक होंगे, इनकी शुभता शुभाशुभता कैसी रहेगी, इस बात का हमें मालूम हो जाएगा। भावेशों की शुभाशुभता के सिद्धांत के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक भाव लग्नेश जो होता है, जैसे ये मिथुन लग्न की कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली का जो लग्नेश है वो है बुध। तो लग्नेश हमेशा, कोई भी इसमें ग्रह हो, वो हमेशा शुभ फलदायक होता है। लग्न को हम केंद्र के नाम से भी जानते हैं, इसको हम त्रिकोण के नाम से भी जानते हैं। दूसरी बात क्या है कि पंचम और नवम भाव के स्वामी, इनमें कोई भी ग्रह आ जाए, जैसे आप यहां देख रहे हैं पंचम में शुक्र है, ये शुभ ग्रह है, लेकिन नवम में आप देख रहे हैं यहां पर ये शनि है। शनि जो है पापी ग्रह माना जाता है, लेकिन त्रिकोण का स्वामी होने के कारण ये दोनों ग्रह शुभ माने जाएंगे, हमेशा शुभ फल देते हैं। अब तीसरा नियम क्या है कि यदि केंद्र में चौथा, सातवां और 10वां, यहां पर यदि कोई भी शुभ ग्रह केंद्र के यदि स्वामी हों, जैसे यहां देख रहे हैं आप, बुध भी जो है केंद्र का स्वामी, ये भी शुभ ग्रह है। यहाँ पर गुरु जो है सप्तम का स्वामी है, ये भी शुभ ग्रह है। 10वें भाव में गुरु है, यहाँ भी इसका 10वें भाव का स्वामी भी गुरु है, यानी कि चौथे, 7वें और 10वें तीनों भावों के स्वामी यहाँ पर शुभ ग्रह हो गए। तो शुभ ग्रह केंद्रेश होने से ये अपने शुभ फलों में न्यूनता लाते हैं, यानी कि उतने बढ़िया शुभ फल नहीं दे पाते। दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि पापक ग्रह केंद्रेश हो, यदि पापक ग्रह यानी कि यहाँ पर जैसे बुध, गुरु और ये गुरु, ये तो शुभ ग्रह ही हैं, यहाँ पर यदि पापी ग्रह आ जाएं तो पापी ग्रहों के आने से यो पापी ग्रह अशुभ फल नहीं देते। कहने का अर्थ ये है कि शुभ ग्रह होंगे तो वो शुभ फल में न्यूनता करेंगे, और पापी ग्रह होंगे तो वो पापी अशुभ फलों में जो है न्यूनता करेंगे, बल्कि शुभ फल देंगे। तो ये सूत्र है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि भावेश किस प्रकार का कार्य करते हैं। अब बात रही जो हमारी ये ग्रह हैं, इनमें
सूर्य और चंद्रमा। जैसे आप देख रहे हैं, सूर्य यहाँ पर तृतीय घर का स्वामी है, तृतीयेश है। चंद्रमा जो है दूसरे घर का स्वामी या धनेश है। ये सूर्य और चंद्रमा क्रमशः सिंह और कर्क यानी कि कर्क राशि के स्वामी हैं। ये दोनों भाव एक एक भाव के ही स्वामी बन पाते हैं। लेकिन सूर्य और चंद्रमा के अलावा मंगल देख रहे हैं, जैसे आप, मंगल यहाँ छठे घर का स्वामी है और 11वें घर का स्वामी है। ठीक उसी तरह से बुध जो है आपका लग्न का स्वामी है और चौथे घर का स्वामी है। गुरु जो है सप्तम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है। शुक्र जो है पंचम भाव का स्वामी है और 12वें भाव का स्वामी है। शनि उसी प्रकार से 8वें घर का स्वामी है और 9वें घर का स्वामी, यानी जो 5 अन्य ग्रह हैं वो 2-2 घरों के स्वामी हैं। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं, यहाँ पर बात आती है अब मिथुन लग्न के जो जातक हैं उन जातकों की क्या विशेषताएं हैं और इस पर ये जो है भावेश किस प्रकार से काम करेंगे और कौन कौन से भावेश अकारक रहेंगे या कारक रहेंगे। तो मिथुन लग्न यहाँ पर है, 3 का अंक है, ये मिथुन लग्न है। यहाँ पर मिथुन लग्न या मिथुन राशि में जो उत्पन्न जातक हैं ये ऊंचे कद और बलिष्ठ शरीर वाले होते हैं। इनके जो नेत्र हैं बड़े चमकीले होते हैं। इनकी बाहें अपेक्षाकृत लंबी होती हैं। ऐसे जातक साहसी व परिश्रमी होते हैं। ऐसे जातकों में अनेक व्यवसाय एक साथ करने की क्षमता होती है। इनका बौद्धिक स्तर उच्च होता है, क्योंकि बुध जो है लग्न का स्वामी जो है बुध है और सुख का स्वामी जो है वो बुध है। तो बुध जो है वैसे बुद्धि का अधिष्ठाता है, इसलिए ऐसे जातक प्रायः बौद्धिक स्तर इनका ऊंचा होता है। ये प्रसन्न चित्त रहते हैं, चिंता इनके पास नहीं फटकती है, परंतु ये भावुक भी होते हैं। राशि स्वामी बुध होने से ये जातक वाक शक्ति के धनी होते हैं। अपनी बात को बहुत ही अच्छे व प्रभावशाली ढंग से कहने की इनमें क्षमता होती है। कविता, लेखन, पुस्तक प्रकाशन तथा भाषण देना इनके रुचिकर व्यवसाय होते हैं। अपने द्वारा किए गए परिश्रम की तुलना में इन्हें अर्थ की प्राप्ति नहीं होती, यानी जितना ये परिश्रम करते हैं उतना धन जो है इनको नहीं मिल पाता, पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है, जिससे ये कई बार हीन भावना के शिकार भी हो जाते हैं। उसके फलस्वरूप क्या होता है, इनमें विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाती है। अब बात करते हैं मिथुन राशि जो होती है वो है द्विस्वभाव राशि। तो द्विस्वभाव राशि होने से ऐसे जातक अस्थिर विचारों के होते हैं। कभी कभी विचारों में स्थिरता इनके नहीं रहती है, यह करूं या वह करूं, इसी तरह के भाव इनके मस्तिष्क में आते रहते हैं। कई बार अनेक विचार या योजनाएं इनको एक साथ सूझती हैं। इस कारण स्वतंत्र अधिकारी के रूप में इन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती। अतः ये अधीनस्थ सेवा के उपयुक्त रहते हैं। ये विश्लेषण की क्षमता रखते हैं। अतः जासूस, अनुसंधानकर्ता, सहायक संपादक, व्याख्याता, सचिव, अभिभावक व दलाल के रूप में अच्छी प्रगति कर सकते हैं। इन्हें हरफन मौला कहें तो अनुचित न होगा। ऐसे जातक काम कला में निपुण होते हैं तथा सफल पति सिद्ध होते हैं। इनकी मृत्यु जल, वाहन या रक्तस्राव से संभव है। अब यहाँ पर जैसे हमने देखा विभिन्न भाव में जो इनकी राशियां हैं, लग्न है, लग्न में मिथुन राशि है, तो दूसरे भाव में कर्क राशि हो गई। लग्न में मिथुन राशि होने से भावेश हमारा बुध हो गया। द्वितीय में कर्क राशि होने से भावेश चंद्रमा हो गया। तृतीय में सिंह राशि होने से भावेश सूर्य हो गया। चतुर्थ में कन्या राशि होने से चतुर्थेश हमारा बुध हो गया। और पंचम में यहाँ देख रहे हैं आप तुला राशि है, इसलिए तुला राशि के कारण पंचमेश जो है शुक्र हो गया। छठे घर में
वृश्चिक राशि है जिसका स्वामी है मंगल, इसलिए षष्ठी जो हो गया हमारा मंगल हो गया। सातवें घर का स्वामी जो है गुरु, यहाँ पर यानी कि धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी है गुरु, इसलिए सप्तमेश जो है हमारा गुरु हो गया। आठवें घर का स्वामी यहाँ मकर राशि है, मकर राशि होने से शनि इसका स्वामी हो गया, इसलिए अष्टमेश शनि हो गया। नवें घर में भी कुंभ राशि होने से नवमेश शनि हो गया। 10वें घर में गुरु के होने से यानी मीन राशि होने से इसका दशमेश जो है गुरु हो गया। 11वें घर में मेष राशि होने से एकादशेश मंगल हो गया। ठीक उसी तरह से 12वें घर में वृष राशि होने से द्वादशेश जो है शुक्र हो गया। तो इस तरह से अब हम भावेशों की शुभाशुभता की बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य की। यहाँ वृषभ लग्न की यानी मिथुन लग्न की कुंडली में आप देख रहे हैं सूर्य जो है हमारा तृतीयेश है या पराक्रमेश है। तो अब मिथुन लग्न की कुंडली में आपको बताया 3, 6 और आय यानी तीसरे घर का स्वामी, छठे घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी जो होता है ये अकारक हो जाते हैं। तो सूर्य यहाँ पर मिथुन लग्न की कुंडली में तृतीयेश होने से अकारक हो गया। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा जो है यहाँ पर द्वितीयेश है, ठीक है। द्वितीय होने से चंद्रमा भावेश के रूप में ये तटस्थ है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ये सामान्य मार्केश की भूमि को निभा सकता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल आप देख रहे हैं 2 भावों का स्वामी है, एक तो छठे घर का स्वामी है और एक 11वें घर का स्वामी है। तो 3, 6 आय के नियम से आपने देखा षष्ठेश यानी कि त्रिक भाव का और एकादशेश 11वें भाव का, ये होने से मंगल इस मिथुन लग्न की कुंडली में प्रबल अकारक की भूमिका को अदा करेगा। यानी ऐसी स्थिति में जब जब जो है मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल के महादशा या अंतरदशा आएगी, ऐसी स्थिति में रोगों की उत्पत्ति हो सकती है, शत्रुओं की वृद्धि हो सकती है, आय में कमी हो सकती है और इस तरह की हालत जो है उस समय ये दे सकता है हमको। हम बात करते हैं अब बुध की। आप बुध देख रहे हैं, आप लग्न का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है। तो यहाँ पर इस कुंडली में बुध के लग्नेश और चतुर्थेश होने के कारण बुध का केंद्राधिपत्य दोष नष्ट हो जाता है। जैसे आपको बताया था कि यदि सौम्य ग्रह यदि केंद्रेश हों तो जो है वहां पर वो सुफल नहीं देते, लेकिन यहाँ आपने देखा क्योंकि बुध जो है वो केंद्र का लग्न का भी स्वामी है और चौथे घर का भी स्वामी है, तो लग्नेश होने के कारण इसको केंद्राधिपत्य दोष से ये मुक्त हो गया। तो इसलिए बुध जो है यहाँ पर मिथुन लग्न की कुंडली में बुध कारक ग्रह रहेगा। यानी जब जब जो है मिथुन लग्न की कुंडली में बुध की दशा या अंतरदशा आएंगी, ऐसी स्थिति में जो है बुध इनके लिए शुभ और कारक रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं बुध चतुर्थेश है, तो ऐसी स्थिति में जो है माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख देगा। लग्न में है तो जीवन के समस्त सुखों को यहाँ पर देगा। अब हम बात करते हैं गुरु की। गुरु को भी आप देख रहे हैं यहाँ पर गुरु सप्तमेश भी है और दशमेश भी है। अब यहाँ पर गुरु भी जो है 2 केंद्रों के स्वामी हो गए। जैसे आपको बताया कि सौम्य ग्रह जो है जब केंद्र का स्वामी हो जाता है तो वो केंद्राधिपत्य दोष से दूषित हो जाता है। तो इसीलिए इसलिए यहाँ पर गुरु क्या हो जाएगा, कुंडली में मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु अकारक हो जाएगा। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र आप देख रहे हैं यहाँ पर पंचम भाव का स्वामी है और 12वें घर का स्वामी है। तो पंचमेश यानी कि त्रिकोणेश होने से और द्वादशेश होना, ये पंचमेश की तुलना में जो है वो नगण्य है। यानी पंचमेश होना बहुत शुभ माना गया है। जैसे आपको बताया किसी भी कुंडली में त्रिकोण का जो स्वामी होगा, कोई भी यदि उसमें ग्रह हो तो वह हमेशा शुभ फल देता है। तो यहाँ पर शुक्र त्रिकोणेश यानी कि पंचमेश होने के कारण शुभ फल देगा, जबकि ये द्वादशेश भी है, इसलिए ये द्वादशेश का जो फल है वो नगण्य रहेगा, बल्कि पंचमेश का फल जो है ज्यादा शुभ रहेगा। अतः शुक्र जो है मिथुन लग्न की कुंडली में कारक रहेगा। तो जब जब भी शुक्र की दशा अंतरदशा मिथुन लग्न की कुंडली में आएगी तो ऐसी स्थिति में विद्या, बुद्धि और संतान का जो है लाभ ऐसे जातक को मिलेगा। अब हम बात करते हैं शनि की।
यहां पर भी शनि देख रहे हैं आप, मिथुन लग्न की जो कुंडली है, इस मिथुन लग्न की कुंडली में शनि अष्टमेश और नवमेश, जहां अष्टमेश से ये दूषित हो जाते हैं, वहीं इसके दोष को इसका नवमेश होना जो है वो न्यून कर देता है। तो जैसे यहां आपने देखा पंचमेश और द्वादशेश, शुक्र का पंचमेश और द्वादशेश होना जो है, यहां द्वादशेश के हानि को यानी यहां कम कर दिया, द्वादशेश की जो है स्थिति को इसमें जो यहां पर इसने नगण्य फल देना चाहिए था उसमें इसमें कमी कर दी। ठीक उसी तरह से यहां पर अष्टमेश के फल में जो है नवमेश होने के कारण अष्टमेश के फलों में कमी आ जाएगी। अतः शनि जो है इस कुंडली में, क्योंकि शनि जो है भाग्य से, इसलिए शनि मिथुन लग्न की कुंडली में कारक रहेगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए बुध, शुक्र और शनि ये कारक रहेंगे। सूर्य, मंगल और गुरु, यहाँ सूर्य अपने तृतीय हो गया, तृतीयश हो गया, मंगल जो है हमारा षष्ठेश और एकादशेश हो गया, और गुरु जो है हमारा केंद्रेश होने से, दो केंद्रों का स्वामी होने से ये जो है हमारा अकारक रहेगा, और चंद्रमा द्वितीय होने से ये तटस्थता की भूमिका को अदा करेगा। तो इस तरह से मित्रों आज हमने मिथुन लग्न की कुंडली में उत्पन्न जातकों की विशेषताएं, भावेशों की शुभाशुभता पर विचार किया। आशा है आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।